जादुई देसी घी। बहुत पुरानी बात है। हंसनगर गांव में एक सुधा नाम की औरत रहती थी। सुधा बहुत ही गरीब थी और ईंट के भट्टे पर ईंट ढोने का काम करती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम चिंटू था। सुधा दिन भर ईंट के भट्टे पर काम करके अपना और चिंटू का पेट भरती थी और चिंटू की पढ़ाई का खर्च भी उठाया करती थी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि घर में खाने के सामान की कमी होने के कारण चिंटू और उसकी माँ सुधा आधे पेट खाकर भी सो जाया करते थे। ठीक से खाना पीना न मिलने के कारण चिंटू दिखने में बहुत ही दुबला पतला और कमजोर था। जब चिंटू अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाता तो उसके दोस्त उसे सताने लगते थे। इन सब से चिंटू बहुत परेशान रहता और स्कूल जाने से कतराया करता था। माँ, मैं बहुत कमजोर हूँ ना। स्कूल में बच्चे मुझे सताते हैं, कभी कभी मार भी देते हैं। बेटा, तुम गुरुजी से उनकी शिकायत क्यों नहीं करते? मैं एक दिन तुम्हारे स्कूल आ जाऊंगी, उस बच्चे की शिकायत भी करूंगी। एक दिन स्कूल में जब सारे बच्चे खेल रहे होते हैं तब चिंटू भी उनके पास खेलने के लिए जाता है। क्या तुम लोग मुझे भी इस खेल में शामिल कर सकते हो? मैं भी आज कबड्डी खेलना चाहता हूँ। चिंटू के स्कूल में बंटी नाम का लड़का है जो बहुत ही मोटा और तगड़ा होता है। अबे चल, तू क्या सूखी हड्डी से कबड्डी खेलेगा? तेरे अंदर कबड्डी खेलने के लिए ताकत है क्या? इतना कहकर बंटी चिंटू को जोर से धक्का देता है जिससे चिंटू को बहुत तेज चोट आती है। वह रोने लग जाता है और रोते रोते घर वापस आता है। चिंटू को रोते देखकर सुधा चिंटू के पास आती है। क्या हुआ चिंटू, तुम इतना क्यों रो रहे हो? माँ, स्कूल में सारे बच्चे मेरा मजाक लेते हैं। वे मेरे दुबले पतले होने की वजह से मुझे अपने साथ किसी भी खेल में शामिल नहीं करते हैं। मगर आज तो उस बंटी ने बहुत तेजी से धक्का देकर मुझे गिरा दिया, जिससे मुझे चोट आ गई। अच्छा, अब चुप हो जाओ। मैं उस बंटी के घर जाकर उसके मम्मी पापा को समझाती हूँ कि अब से वह बंटी को बोले कि तुम्हें परेशान न करे और तुम्हें मारा न करे। सुधा चिंटू को अपने साथ लेकर बंटी के घर जाती है। बहन जी, आपके बेटे बंटी ने आज मेरे बच्चे चिंटू को बहुत तेज धक्का दिया है, जिससे उसे बहुत चोटें भी आई हैं। कृपया आप उसे समझाइए कि इस तरह से किसी भी बच्चे को धक्का नहीं दिया जाता, क्योंकि चिंटू भी अभी बहुत छोटा है। सुधा की बातें सुनकर बंटी की माँ किरण गुस्सा हो जाती है। अरे सुधा, बच्चों में तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अब मेरा बच्चा हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त है तो इसमें उसकी क्या गलती? तुम भी अपने बच्चे को पौष्टिक चीजें खिलाया करो, जिससे अब तुम्हारा बच्चा भी तंदुरुस्त हो जाए और अपनी रक्षा स्वयं कर सके। क्योंकि मैं तो अपने बच्चे को पौष्टिक चीजें खिलाती हूँ। मेरा बच्चा प्रत्येक खेल प्रतियोगिता में प्रथम आता है। अब तुम्हारा बच्चा दुबला पतला और कमजोर है तो कोई क्या करे? इतना कहकर किरण अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। किरण की यह बातें सुनकर सुधा बहुत दुखी होती है और चिंटू को अपने साथ लेकर फिर से अपने घर आ जाती है। मेरे पास तो भरपेट खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। अब मैं पौष्टिक चीजें चिंटू के खाने के लिए कहाँ से लाऊं? एक दिन सुधा और चिंटू खाना खाने के लिए बैठे रहते हैं। तभी उनके घर एक ब्राह्मण आता है। ब्राह्मण बहुत भूखा रहता है। अरे बेटा, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है क्या? हाँ गुरुजी, अभी मैं और मेरे माँ खाना खाने के लिए ही जा रहे थे। चलिए, अब आप भी हमारे साथ भोजन ग्रहण कर लीजिए। ब्राह्मण घर के अंदर आता है और उनके साथ खाना खाने के लिए बैठ जाता है। सुधा के पास पैसे न होने के कारण उस दिन उसके घर में सिर्फ सूखी रोटी और अचार ही था खाने के लिए। सुधा शर्माते हुए सूखी रोटी और अचार चिंटू और ब्राह्मण जी की थाली में परोस देती है। अरे बेटा, क्या तुम्हारे पास इस रोटी के साथ खाने के लिए ये सिर्फ अचार ही है? तुम सूखी रोटी इस अचार के साथ कैसे खाओगे? ये लो, मेरे पास एक घी का डब्बा है। इस घी को तुम अपने रोटी में लगा लो, जिससे तुम यह रोटी और अचार आसानी से खा सकते हो। ब्राह्मण जी सुधा को उस घी का डिब्बा देते हैं। सुधा उस डिब्बे में से घी निकालकर ब्राह्मण, चिंटू और अपनी रोटियों पर लगा लेती है।
और फिर तीनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। बेटा, इस घी के डब्बे को तुम अपने पास ही रखना, शायद इससे तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएं। इतना कहकर ब्राह्मण वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब सुधा ईंट के भट्टे पर काम करने जाती है तो वह अपने सर पर ढेर सारा ईंट उठाकर रखने लग जाती है। आज इन ईंटों का वजन इतना कम क्यों लग रहा है? फिर वह अपने सर पर थोड़ा और ईंट रख लेती है। मुझे तो अभी भी इन ईंटों का वजन कम लग रहा है। फिर वह अपने सर पर बहुत सारे ईंट उठाकर रखने लग जाती है। अब वह एक बार में ज्यादा उठाने लगती है। यह देखकर भट्टे पर मौजूद सारे मजदूर आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वे सब एकटक से सुधा की तरफ देखने लगते हैं। तभी वहाँ उस भट्टे का मालिक आता है। जब वह देखता है कि सुधा बहुत सारे ईंट उठाकर एक बार में ही रख रही है तो वह सुधा के पास जाता है। अरे सुधा, इतने सारे ईंटों को एक ही बार में अपने सर पर उठाकर क्यों रख रही हो? क्या ये तुम्हें वजन नहीं लग रहे हैं? जी नहीं मालिक, मुझे तो इन ईंटों का वजन पता ही नहीं चल रहा है। मैं इन ईंटों को आसानी से उठा पा रही हूँ। यह देखकर मालिक बहुत खुश हो जाता है। फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तुम तो अब अकेले ही 3 लोगों के जितना ईंटें एक ही बार में उठा ले रही हो। इससे मेरा काम और भी बढ़िया हो जाएगा। अब से मैं तुम्हारा पगार 3 गुना बढ़ा दूंगा, क्योंकि अब तुम 3 आदमी के काम अकेले ही कर रही हो। फिर ईंट के भट्टे का मालिक सुधा के काम से खुश होकर सुधा का पगार 3 गुना बढ़ा देता है, जिससे सुधा भी बहुत खुश हो जाती है। जब सुधा घर आती है तो इधर चिंटू भी बहुत खुश रहता है। पता है माँ, आज मास्टर जी के कहने पर स्कूल के बच्चों ने मुझे भी अपने खेल कबड्डी में शामिल कर लिया और आज मैंने अकेले ही 4 लोगों को हरा दिया। इससे मेरे स्कूल के मास्टर जी मुझसे बहुत ही खुश हुए और उन्होंने अब मुझे खेल प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेने के लिए कहा है। चिंटू की बातें सुनकर सुधा के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जब चिंटू और सुधा खाना खाने के लिए बैठते हैं तब सुधा फिर से देसी घी का डिब्बा खाने के लिए निकालती है। जब सुधा उस देसी घी का डिब्बा खोलकर देखती है तो हैरान रह जाती है। अरे, जब उस दिन ब्राह्मण जी मेरे घर पर खाने के लिए आए थे तब मैंने इस डिब्बे से बहुत सारा घी खाने के लिए निकाल लिया था, मगर आज फिर से इस डिब्बे का घी उतने का उतना ही है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस डिब्बे का घी तो खत्म ही नहीं हो रहा। कहीं यह सब ब्राह्मण जी के आशीर्वाद की वजह से तो नहीं हो रहा। लगता है उस दिन ब्राह्मण जी ने मेरी गरीबी को देखकर मुझे जादुई देसी घी दिया है। कुछ ही दिनों में चिंटू उस जादुई देसी घी को खाकर हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो जाता है और वह अपने स्कूल की प्रतियोगिता में प्रथम आता है। अब उसके स्कूल के बच्चे भी उसके साथ सही से पेश आते हैं। इधर सुधा ईंट के भट्टे का काम छोड़कर घर में घी बनाने का काम शुरू करती है। उस जादुई घी के चमत्कार से बहुत सारा घी तैयार होने लगता है। वह घी का अच्छा व्यापार करने लगती है। इससे उनकी सारी गरीबी दूर हो जाती है। वह अपने लिए एक अच्छा सा घर भी बनवाती है और घर में खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें लाने लगती है। फिर सुधा और चिंटू खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।